हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, नीट 2026 के लिए हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है जो कि 50 दिन का है। इस 50 दिन के क्रैश कोर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा, प्लस 14 टेस्ट यहां पर होंगे। तो डे 1 पे अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आपको कवर कराया गया। डे 2 पे आपका टेस्ट हुआ आरटीएस। डे 3 पे हमारा जो चैप्टर आज हम कवर करने जा रहे हैं यहां पर, दिस इज बायोमोलिक्यूल्स। करीब 4 सवाल नीट में यहां से पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये। और इससे केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आते हैं बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड, वहां पर चैप्टर भी केमिस्ट्री में है। तो दोनों का काफी एक दूसरे से लिंक भी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डे 3 में यूनिट हमारी 3 है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और यहां पर हमारा चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल का मतलब क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग के अंदर पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द लिविंग सिस्टम आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। जैसे हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा बायोमोलिक्यूल कौन सा है? वाटर। वाटर के बाद प्रोटीन दूसरे नंबर पे आती है। चलिए, टॉपिक यहां पर है। अब इंट्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले एलिमेंटल एनालिसिस बताएगी। हमारी अर्थ की जो डाइवर्सिटी हो 1.7 टू 1.8 मिलियन है। अब अगर हम ह्यूमन बॉडी जो कि एक लिविंग का एग्जाम्पल है और अर्थ क्रस्ट, इन दोनों को कंपेयर करें तो लिविंग के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कौन से आप याद कर सकते हैं? कौन से एलिमेंट लिविंग के अंदर नॉन लिविंग की तुलना में ज्यादा है? जैसे ऑक्सीजन लिविंग का 65% हिस्सा बनाता है, जबकि अर्थ क्रस्ट का 46.6% हिस्सा बनाता है। जबकि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सिलिकॉन ये नॉन लिविंग यानी अर्थ क्रस्ट के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू द लिविंग। जैसे मैग्नीशियम लिविंग का 0.1% है, जबकि नॉन लिविंग में 2.1%। इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नीशियम की मात्रा लिविंग की तुलना में नॉन लिविंग में 21 गुना ज्यादा है। अब अगर हम क्वालिटेटिव बेसिस पर बात करें, एब्सोल्यूट टर्म में, तो लिविंग और नॉन लिविंग में कोई भी अंतर नहीं है। इसका मतलब जो एलिमेंट लिविंग के अंदर है वो नॉन लिविंग के अंदर भी है। लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव बेसिस पर बात करें, क्वांटिटी के आधार पर, तो डिफरेंस है। कार्बन दोनों में है, लिविंग और नॉन लिविंग में। हाइड्रोजन दोनों में है, ऑक्सीजन दोनों में है। ऑक्सीजन दोनों में है यानी क्वालिटी सेम, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा अलग अलग यानी क्वांटिटी एक दूसरे से अलग अलग है। हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन? तो केमिकल कंपोजिशन कैसे करते हैं? केमिकल कंपोजिशन हम करते हैं ये जानने के लिए कि लिविंग के अंदर कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये जानने के लिए हम लोग केमिकल एनालिसिस करते हैं। इसके लिए हम कोई लिविंग टिश्यू ले लेते हैं, लिवर पीस, लीफ या वेजिटेबल पीस, और उसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में पीस लिया जाता है मोर्टार एंड पेसल का यूज करके, और ग्राइंड करने से थिक सिलरी बनती है। और इस सिलरी को छान लेते हैं चीज क्लोथ या कॉटन से, और छानने से हमें दो फ्रैक्शन मिलते हैं। जो बर्तन में उसे फिल्ट्रेट या एसिड सॉल्युबल पूल कहते हैं, और जो ऊपर छन्नी में रह गया उसे रिटेंटेट या एसिड इनसॉल्युबल पूल कहते हैं। रिटेंटेट के अंदर केवल 4 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जबकि फिल्ट्रेट में 1000 टाइप के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के कंपाउंड मिलते हैं। रिटेंटेट में जो 4 तरह के कंपाउंड हैं वो है प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स। न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू आर नोन एज बायोमोलिक्यूल। ये डेफिनेशन एनसीईआरटी ने यहां पर दी है कि जितने भी कार्बन कंपाउंड लिविंग टिश्यू में पाए जाते हैं उन्हीं को बायोमोलिक्यूल कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन पूरी तरीके से बेहतर नहीं है, क्योंकि वाटर एक बायोमोलिक्यूल है लेकिन वो कार्बन कंटेनिंग नहीं है। डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस क्यों करते हैं? इनऑर्गेनिक एलिमेंट को जानने के लिए, इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड को जानने के लिए डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस में कोई भी हम लिविंग टिश्यू ले लेते हैं, उसका वजन कर लेते हैं जिसे हम वेट वेट कहते हैं, फिर उसको ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने से सारा वाटर इवेपोरेट कर जाता है, और जो बचा हुआ पार्ट बचता है उसे ड्राई वेट कहते हैं। और ड्राई वेट मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना होता है। अब इसे बर्न कर देते हैं। बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर निकल जाता है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो मेन कंपोनेंट वो निकल गए। जो बचा हुआ हिस्सा उसे ऐश यानी राख कहते हैं, और इस राख के अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम पाए जाते हैं। अब आते हैं अमीनो एसिड। खूब सवाल आते हैं यहां से। तो अमीनो एसिड जो होते हैं वो मीथेन के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। मीथेन में जो कार्बन की 4 वैलेंसी पे हाइड्रोजन लगे हैं, अमीनो एसिड
उन हाइड्रोजन को रिप्लेस करने से बनता है। जैसे ऊपर जो हाइड्रोजन उसको वेरिएबल ग्रुप R से रिप्लेस कर दिया गया, राइट साइड में जो हाइड्रोजन उसका कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया, लेफ्ट में अमीनो ग्रुप है और लोअर साइड में हाइड्रोजन है। तो ये एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर दिखाया गया। जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं उसे अल्फा कार्बन कहा जाता है। तो ऑल अमीनो एसिड आर अल्फा अमीनो एसिड। अब जो आर वेरिएबल ग्रुप है ये अलग अलग अमीनो एसिड में अलग अलग होता है। अगर हम आर की पोजीशन बदल दें, आर को हम रिप्लेस कर दें, तो इसकी वजह से अमीनो एसिड बदल जाएगी। जैसे आर की जगह एच आ गया तो ग्लाइसिन बन गया, आर की जगह मिथाइल आ गया तो एलनीन का फॉर्मेशन हो गया, आर की जगह हाइड्रोक्सी मिथाइल आ गया तो सेरीन बन गया। एनसीईआरटी में ही 3 मेनली आपको दी हैं, बाकी भी आप याद कर लो। अगर CH2SH आ गया तो सिस्टीन का फॉर्मेशन हो गया, CH2CH आ गया तो एस्पार्टिक एसिड बन गया। ग्लूटामिक एसिड CH2CH2CH, ये सब आर की वैल्यूज आपको याद करनी है, बाकी तो स्ट्रक्चर सेम ही है, बस आर वैल्यू आप ध्यान रखते चलिए। यहां पर अगर CH2 बेंजीन रिंग OH आ गया तो इससे टायरोसिन का फॉर्मेशन हो गया। अमीनो एसिड आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स, बिल्कुल। अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल अमीनो एसिड आर अल्फा अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड बहुत सारी हैं, लेकिन इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो प्रोटीन में पाई जाती है उन्हें प्रोटीनेसियस अमीनो एसिड कहते हैं, और ये केवल 20 हैं, और बाकी जितनी भी अमीनो एसिड नॉन प्रोटीनेसियस हैं। आपके सिलेबस में नॉन प्रोटीनेसियस अमीनो एसिड नहीं है। किसी भी अमीनो एसिड का जो नाम या टाइप है वो वेरिएबल ग्रुप आर के ऊपर डिपेंड करता है। आर की वैल्यू को हम बदलते जाते हैं, अमीनो एसिड बदलती चली जाती हैं। अब केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हाइड्रोजन के अलावा तीनों फैक्टर पर निर्भर करती हैं, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप और वेरिएबल ग्रुप के ऊपर निर्भर करती हैं। एसिडिक अमीनो एसिड की बात करें तो इनमें कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर अमीनो से ज्यादा होगा, जैसे एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। बेसिक में अमीनो ग्रुप का नंबर ज्यादा होगा, जैसे हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। भाल से आप याद करिएगा, बी फॉर बेसिक अमीनो एसिड। और हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन को अगर आप याद करें तो जो हिस्टोन प्रोटीन उसमें आर्जिनिन और लाइसिन ज्यादा मात्रा में होती है। न्यूट्रल में कार्बोक्सिल और अमीनो का नंबर बराबर होगा, जैसे वैलिन। एरोमेटिक में 3 एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलानिन। सल्फर कंटेनिंग होती सिस्टीन एंड मिथियोनीन। ये आप अच्छी तरीके से जो मैं बता रहा हूं ये रिवाइज कर लीजिएगा, और जब अगले टर्न पे आप आएंगे नेक्स्ट डे तो हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और बायोमोलिक्यूल दोनों को मिला के रिवाइज करेंगे। इस क्रैश कोर्स में हमारा पर्पज ये है कि बायोलॉजी का हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी उंगलियों पे एकदम याद हो जाए, ताकि जब आप नीट का एग्जाम देने जाएं तो वहां पर आपका बायोलॉजी का जो पेपर है ना वो आधे घंटे 35 मिनट 40 मिनट में कवर हो जाए, तभी आप फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए अब देखिए, ये जो अमीनो एसिड यहां पर आपको दिखाई गई है, इस अमीनो एसिड ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहां पर इसने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन इस अमीनो एसिड में आप देखिए तो यहां पर इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी किया और डोनेट भी किया, तो इस पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज हैं। इस अमीनो एसिड के फॉर्म को जिटर आयन कहा जाता है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हैं, दिस इज डाइपोलर आयन। अब आते हैं लिपिड। लिपिड जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। भाई आप देखो, लिपिड का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारे पास है, हमारे घर में जो घी है, तेल है, पानी में डाली नहीं घुलता, वाटर इनसॉल्युबल होता है क्योंकि हाइड्रोफोबिक होता है। लिपिड 4 तरह की होते हैं, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लिसराइड एंड कॉन्जुगेटेड लिपिड। पहले फैटी एसिड की बात करते हैं। फैटी एसिड में 2 से 20 कार्बन पाई जाती हैं। फैटी एसिड को RCSS से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आर यहां पर एल्काइल ग्रुप होता है। अमीनो एसिड का आर वेरिएबल है, लेकिन फैटी एसिड का आर एल्काइल होगा, जिसमें 1 से 19 कार्बन होंगी, और कार्बोक्सिल ग्रुप में कार्बन होती ही है। यानी अगर आप देखें तो एल्काइल में 1 से 19 कार्बन है, और अगर हम कार्बोक्सिल को जोड़ देते हैं तो फैटी एसिड में 2 से 20 कार्बन। आर की वैल्यू मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल या हायर नंबर ऑफ कार्बन हो सकता है, 1 से 19 कार्बन तक। अब RCSS, आर की जगह हम मिथाइल लगा दें तो हमारी फैटी एसिड का नाम क्या होगा? एसिटिक एसिड, 2 कार्बन। इथाइल लगा दें तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, प्रोपाइल लगा दें तो ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा। अब फैटी एसिड 2 तरह की, एक सैचुरेटेड, दूसरी अनसैचुरेटेड। बहुत सवाल इस समय नीट में आ रहा है। सैचुरेटेड वो है जिनमें कार्बन कार्बन की भी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है। अनसैचुरेटेड वो है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड कम से कम होना चाहिए। सैचुरेटेड में पॉमिटिक एसिड 16 कार्बन है इसके पास में, फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है इसका। और अरेकिडोनिक एसिड की बात करें तो इसके पास 20 कार्बन है, इसका फॉर्मूला सिलेबस में नहीं है।
दूसरी टाइप की जो लिपिड है दीज आर ग्लिसरॉल, जिसे ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तीसरा है ग्लिसराइड। ग्लिसराइड तब बनता है जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एक दूसरे से एस्टरीफिकेशन करते हैं, जुड़ जाते हैं। अब ये तीन तरह के, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। अब देखो यहां पर ये ग्लिसरॉल दिखाया गया है और इसके साथ ये फैटी एसिड जुड़ गया, वाटर का एलिमिनेशन हो, वेस्टर एस्टर बॉन्ड से दोनों जुड़ गए और इससे मोनोग्लिसराइड बन गया। अब यहां भी अगर जुड़ जाए तो डाइग्लिसराइड, यहां जुड़ जाए तो ट्राइग्लिसराइड। तो तीन तरह के हो गए। तीनों में ही देखो ग्लिसरॉल एक ही है, मोनोग्लिसराइड में एक फैटी एसिड है, डाइग्लिसराइड में दो फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड में तीन फैटी एसिड। और जो ट्राइग्लिसराइड होता है इसी को हम जनरली फैट या ऑयल के नाम से जानते हैं। जो फैट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और इसीलिए ऑयल ठंडियों में भी ऑयल के फॉर्म में ही बना रहता है, जैसे जिंजली ऑयल, तिल का तेल, एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। कॉन्जुगेटेड लिपिड चौथी टाइप की हैं, जिनमें लिपिड के साथ कोई नॉन लिपिड आ जाता है, जिससे लिपिड के साथ प्रोटीन आ गया, लाइपोप्रोटीन बन गया। लाइपोप्रोटीन कौन बनाता है? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डे वन पे हमने बात की थी। लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिपिड कौन बनाता है? ग्लाइकोलिपिड बनाता है गोल्जी बॉडी, डे वन। लिपिड प्लस फास्फोरस, फास्फोलिपिड जैसे लेसिथिन, और लेसिथिन कहां मिलता है? सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और सबसे जो कॉम्प्लेक्स टाइप की लिपिड है, दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूरल टिश्यू। अब आते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड, एकदम एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड को समझने के लिए पहले होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड उन्हें कहते हैं जिनकी रिंग में केवल एक ही तरह के एटम होते हैं, जैसे बेंजीन की रिंग में केवल और केवल कार्बन एटम है, तो दिस इज होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब कोई और भी आ गया, जैसे यहां पर बेंजीन मैंने बनाया था और यहां नाइट्रोजन लगा दिया, पिरिडीन बन गया। तो रिंग में अब एक यहां कार्बन है और ये नाइट्रोजन भी आ गया। रिंग में एक से ज्यादा तरह के एटम अगर आ गए तो उसे हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड कहते हैं। इसका एग्जांपल है नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस जो होते हैं दो तरीके के, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन में एग्जांपल है एडेनिन, ग्वानिन, और पिरिमिडिन में साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। ये भी खूब सवाल इस समय आ रहे हैं। जो प्यूरिन है डबल रिंग होते हैं और जो पिरिमिडिन वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। जेनेटिक्स में हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, ये यूरेसिल सिंगल रिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, ये एडेनिन डबल रिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, और अब ये एक राइबोस शुगर आपको दिखाई गई। राइबोस शुगर का फॉर्मूला C5H10O5, यानी आप यहां देखेंगे तो आपको 4 कार्बन रिंग के अंदर और 1 कार्बन रिंग के बाहर नजर आ रही है। ये एडिनोसिन है। जब शुगर के साथ बेस अटैच होता है, एडेनिन एक बेस है और शुगर के 1 प्राइम कार्बन पे जुड़ गया, तो इससे एडिनोसिन यानी न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हो गया। और यहां देखो, अब ये यूरेसिल यहां पर अटैच हो गया तो इसका नाम यूरिडीन हो गया, ये भी एक न्यूक्लियोसाइड है। शुगर और बेस जब जुड़ते तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। और ये देखो, ये शुगर है, ये बेस है, और फॉस्फेट भी जुड़ गया तो अब न्यूक्लियोटाइड बन गया। और इस न्यूक्लियोटाइड में चूंकि एडेनिन है इसलिए इसका नाम हो गया एडिनाइलिक एसिड। साइटोसिन होता तो साइटिडाइलिक एसिड हो जाता। तो यहां पर नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के नाम लिखे हुए हैं। अगर नाइट्रोजन बेस एडेनिन है तो न्यूक्लियोसाइड का नाम एडिनोसिन होगा और न्यूक्लियोटाइड एडिनाइलिक एसिड होगा। तरीका पहचानने का आसान कि न्यूक्लियोटाइड के नाम में आप देखो तो एसिड आ रहा है, इससे आप पहचान सकते हो। न्यूक्लिक एसिड आर मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड ओनली। भाई न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए और आरएनए दो ही है नेचर में, और ये न्यूक्लिक एसिड केवल न्यूक्लियोटाइड से ही मिलके बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, मतलब ये एक जनरेशन के कैरेक्टर को दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, यहां से भी नीट में खूब सवाल आ रहे हैं। करें, जो मॉलिक्यूल मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें मेटाबोलाइट कहा जाता है। अब मेटाबोलाइट दो तरीके के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेटाबोलाइट का आइडेंटिफिएबल फंक्शन होता है, मतलब इनका काम हमें पता होता है और ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट का आइडेंटिफिएबल फंक्शन नहीं और इनका फिजियोलॉजिकल रोल होस्ट में पता नहीं। होस्ट मतलब जिसने इसने जिसके अंदर ये बने हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, उसमें इनका काम पता नहीं है। जैसे एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक की बात करें तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, और पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नोटेटम ने बनाया, ये होस्ट हो गया। अब पेनिसिलियम नोटेटम ने पेनिसिलिन क्यों बनाया हमें नहीं पता है, फिजियोलॉजिकल रोल हमें नहीं पता। हाँ भाई, ये हम अपने फायदे के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए दवाई की तरह इसको यूज करते हैं।
तो इसका मतलब ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में आ गया। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट कैटेगरी और उसके एग्जाम्पल आपको याद करने से, एल्कलॉइड में मॉर्फिन एंड कोडीन। मॉर्फिन तो आप जानते हैं लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट से मिलता है, पेपावर सोम्निफेरम। पिगमेंट कैरोटीनॉइड एंथोसाइनिन। ड्रग में विनब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन। टॉक्सिन में एब्रिन और रिसिन। सब कैटेगरीज आपको याद करनी है। टर्पिनॉइड में मोनोटर्पिन एंड डाइटर्पिन। लेक्टिन में कॉन कैनावेलिन ए। इसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल जिसे आप जराकुस कहते हैं। पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर, गम एंड सेल्लोज। सेल्लोज बहुत खास है यहां पर। इसके अलावा एंटीबायोटिक, फ्लेवोनॉइड, सेंट एंड स्पाइसेस। इतने एग्जाम्पल आपको दिए गए। अब इन 12 को अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी इसमें एनिमल सेल से नहीं मिलता है, या तो बैक्टीरिया से मिलते हैं, या फंजाई से मिलते हैं, या प्लांट से मिलते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया से मिलते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट ह्यूमन में पाए नहीं जाते हैं, लेकिन ह्यूमन के लिए फायदेमंद होते हैं। इनका आप देखो सेंट का, स्पाइसेस का, इन सबका हम अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, एंटीबायोटिक का। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। एसिड इनसॉल्युबल पूल या रिटेंटेट को आप देखें तो वहां पर केवल 4 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। अब इनमें से लिपिड को छोड़ के बाकी जो 3 है उनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन है, उससे ज्यादा है। ये पॉलीमर हैं और इसीलिए इन्हें बायो मैक्रोमोलिक्यूल कहा जाता है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल उन्हें कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा और पॉलीमर हो। लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम है और ये पॉलीमर भी नहीं है, इसलिए लिपिड सही मायने में मैक्रोमोलिक्यूल नहीं हो सकते। लिपिड जैसे पॉमिटिक एसिड की बात करें, इसका मॉलिक्यूलर वेट 256 डाल्टन है। ग्लिसरॉल का 92 डाल्टन, तो आप देखो 800 डाल्टन से कम ही आ रहे हैं। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। पॉलीसैकेराइड आर पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एसिड सॉल्युबल पूल जिसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं, उसमें हजारों तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड जिन्हें माइक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन के बीच में है। जैसे वाटर की बात करें, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 18 डाल्टन हो जाएगा। ग्लूकोज का 180 डाल्टन हो जाएगा। तो 18 से 800 डाल्टन के बीच में जो है उन्हें हम माइक्रोमोलिक्यूल के नाम से जानते हैं। सवाल यह कि लिपिड जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, उसे फिल्ट्रेट में होना चाहिए, लेकिन रिटेंटेट में क्यों है? क्योंकि जो लिपिड है वो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट, और जब सेल मेम्ब्रेन को हम लोग तोड़ देते हैं, जब वो मॉर्टर एंड पेसल में उसको पीसते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन टूट जाती है और जो लिपिड है ये वाटर इनसॉल्युबल वेसिकल बनाती है। और वाटर इनसॉल्युबल वेसिकल बड़ी बड़ी थैलियां बन जाती हैं जो फिल्टर से पास होके फिल्ट्रेट में नहीं पहुंच पाती, रिटेंटेट में रह जाती, इसलिए रिटेंटेट में हम इनको याद करते हैं। लेकिन लिपिड सही मायने में मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। फिल्ट्रेट जो है वो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को बताता है, और जो रिटेंटेट है वो मैक्रोमोलिकुलर कंटेंट को बताता है। ऑर्गेनेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल और रिटेंटेट बनाते हैं, और दोनों मिलके एंटायर कंपोजिशन बताते हैं सेल का। सेल के अंदर पानी सबसे ज्यादा मात्रा में 70 to 90%, उसके बाद प्रोटीन 10 से 15%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% होता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2% और आयन 1%। इसमें अगर आप देखें वाटर और आयन इनऑर्गेनिक है, बाकी चारों ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक को याद करने का निमोनिक है पेंसिल, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। पॉलीसैकेराइड पे आते हैं। तो पॉलीसैकेराइड जो होते हैं, जैसे पॉलीसैकेराइड एनसीईआरटी में मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड दिए नहीं गए, लेकिन आपसे पूछे जाते हैं इसलिए हम लोग ये भी पढ़ रहे हैं। ये हेक्सोज मोनोसैकेराइड है। हेक्सोज में 6 कार्बन होते हैं। 3 एग्जाम्पल आपको याद करने, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। इन तीनों का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अब ये थोड़ा सा हम लोग केमिस्ट्री एनसीईआरटी से लेके आए, क्योंकि बायोलॉजी में केवल पॉलीसैकेराइड का जिक्र है, इन दोनों का नहीं, तो हम लोग तीनों को समझ लेते हैं। मोनोसैकेराइड उन्हें कहते हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती। ओलिगोसैकेराइड उन्हें कहते हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस से 2 से 10 मोनोसैकेराइड बनते हैं, और पॉलीसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस से 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड बनते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट, दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। पेंटोजेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो पेंटोजेस 5 कार्बन रखते हैं, जैसे राइबोस शुगर आरएनए में C5H10O5 एंड डीऑक्सीराइबोस डीएनए में C5H10O4। ये थोड़ा सा अलग है, यहां पर दोनों पेंटोज हैं लेकिन दोनों का फॉर्मूला अलग है। हेक्सोज में तीनों का फॉर्मूला सेम होता था।
मोनोसैकेराइड जो होते हैं बेटा, वो 5 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। मोनोसैकेराइड के पास 3 से 7 कार्बन हो सकते हैं, 3 कार्बन तो ट्रायोज, 4 कार्बन टेट्रोज, 5 कार्बन पेंटोज, 6 कार्बन हेक्सोज और 7 कार्बन तो हेप्टोज। हमने केवल पेंटोज और हेक्सोज ही पढ़े हैं, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है और एनसीईआरटी में तो इनका भी जिक्र नहीं है। ऑलिगोसैकेराइड 9 तरह के होते हैं। कि कितने मोनोसैकेराइड बनेंगे, तो आप जानते हैं 2 से 10 मोनोसैकेराइड बनते हैं। तो अगर किसी ऑलिगोसैकेराइड के हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 मोनोसैकेराइड बनने तो डाइसैकेराइड, 3 बनेंगे तो ट्राइसैकेराइड, 4 बनेंगे तो टेट्रासैकेराइड, लेकिन डाइसैकेराइड ही सबसे कॉमन है। और डाइसैकेराइड की अगर हम लोग बात करें तो डाइसैकेराइड के 3 एग्जाम्पल हैं, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। तीनों आप जानते हो, लैक्टोज लैकोप्रॉन में पढ़ते भी। पॉलीसैकेराइड की अगर हम लोग बात करें तो पॉलीसैकेराइड में जैसे सेलुलोज, सेलुलोज कहां मिलेगा, सेल वॉल ऑफ प्लांट। जो पेपर हम लिखने पढ़ने के लिए यूज करते हैं ये भी सेलुलोज से बना होता है, और जो कॉटन फाइबर जो हम पहन रहे हैं कपड़े, ये भी सेलुलोज के ही बने होते हैं। सेलुलोज में कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं होते हैं और इसलिए आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकता है, जबकि स्टार्च आयोडीन को होल्ड कर सकता है। देखिए, ग्लाइकोजन की अगर हाइड्रोलिसिस हम कर रहे हैं तो हमें एन नंबर ऑफ ग्लूकोज मिलेंगे, एन का मतलब यहां पर 10 से ज्यादा है। पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल पूल, पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड, और मोनोसैकेराइड का जो नंबर होगा वो 10 से ज्यादा होगा और ये ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। पॉलीसैकेराइड 2 तरह के, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड उन्हें कहते हैं जिनके हाइड्रोलिसिस करने से हमें केवल एक तरह के मोनोमर मिलते हैं। हेट्रो की पॉलिस हाइड्रोलिसिस करने पर एक से ज्यादा तरह के मोनोमर मिलते हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन से केवल ग्लूकोज बनते हैं, और पेप्टिडोग्लाइकैन ये बैक्टीरियल सेल वॉल में होता है। ये एक हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, इसकी हाइड्रोलिसिस करने पर हमें 2 तरह के मोनोमर मिलते हैं, एनेस्टाइल ग्लूकोसामीन नाग और एनेस्टाइल म्यूरेमिक एसिड नाम, लेकिन दोनों का नंबर 10-10 से ज्यादा है, ये ध्यान रखना है आपको। अब डाइसैकेराइड में 3 मैंने आपको बताए थे। माल्टो जिसे माल्ट शुगर कहते हैं, ये 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, और लैक्टोज से ग्लूकोज और गैलेक्टोज का फॉर्मेशन होता है। तो ये एनसीईआरटी में दिया नहीं गया, लेकिन अलग अलग जगह पर इनका रेफरेंस लिया गया है। होमोपॉलीसैकेराइड 5 है। होमोपॉलीसैकेराइड में सेलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन एंड काइटिन। सेलोज अभी हमने देख ही लिया है। अब आगे आते हैं स्टार्च। तो स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ सेलुलोज, स्टार्च सेलुलोज का ही एक रूप है। एंड स्टार्च इज अ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, मतलब स्टार्च के फॉर्म में जो प्लांट होते हैं फूड को स्टोर करते हैं, एंड प्रेजेंट एज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट। जैसे आप पोटैटो की बात करें तो पोटैटो स्टार्च को स्टोर करता है अपने अंदर, कहां पर, एमाइलोप्लास्ट के अंदर, जो कि ल्यूकोप्लास्ट का एग्जाम्पल है, डे 1। स्टार्च में सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, और इन हेलिक्स के अंदर ये आयोडीन को बांध लेता है, और इस तरीके से ये ब्लू कलर देता है, जिसे आयोडीन टेस्ट के नाम से जानते हैं। सेलुलोज में इस तरह के हेलिक्स नहीं पाए जाते हैं, और इसलिए सेलुलोज आयोडीन को बांध नहीं पाता है, और इसलिए आयोडीन टेस्ट नहीं देता है। आते इनुलिन, इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। पॉलीसैकेराइड ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं, जैसे ग्लाइकोजन ब्रांच्ड होता है और सेलुलोज जो होता है वो अनब्रांच होता है। होमोपॉलीमर भी हो सकते हैं, हेट्रोपॉलीमर भी हो सकते हैं। ग्लाइकोजन भी सेलुलोज का एक वेरिएंट है, लेकिन ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है एनिमल के केस में। हम लोग अपने लिवर और मसल के अंदर ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं। काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ एनेस्टाइल ग्लूकोसामीन, काइटिन होमोपॉलीमर है। ये फंजाई की सेल वॉल में और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड में पाया जाता, बहुत पूछा गया है। ये आपको एक पॉलीसैकेराइड दिखाएगा जैसे ग्लाइकोजन, जहां पर 2 एंड दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट एंड एंड राइट एंड। जो लेफ्ट एंड है उससे नॉन रिड्यूसिंग एंड, और राइट एंड को रिड्यूसिंग एंड के नाम से जाना जाता है। केमिकली मॉडिफाइड शुगर की बात करें तो अमीनो शुगर केमिकली मॉडिफाइड शुगर होती हैं, जैसे एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, जैसे ग्लूकोसामीन, दीज आर केमिकली मॉडिफाइड शुगर। अगला टॉपिक हमारा है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड धरती पर केवल 2 हैं, डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड के बारे में अभी हमने बात की भी थी। अब न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल है, लिपिड ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड जो कि नाइट्रोजन बेस है, प्यूरिन पिरिमिडिन। मोनोसैकेराइड पेंटोज शुगर है, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, एंड फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड।
नाइट्रोजन बेस वही दो तरीके के, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, प्यूरिन में एडेनिन एंड ग्वानिन एंड पिरिमिडिन में साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। थाइमिन डीएनए में पाया जाता है और आरएनए में उसकी जगह पर यूरेसिल होता है। डीएनए और आरएनए में आप देखें तो बेस का अंतर है, एजीसी दोनों में कॉमन है। मोनोसैकेराइड पेंटोस शुगर राइबोज आरएनए में है और 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोज डीएनए में है। अब नाइट्रोजन बेस और शुगर मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हो, न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जुड़ के न्यूक्लियोटाइड बनाता है, और जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो डाई न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है और ये जुड़ते हैं फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा। जेनेटिक्स में और डिटेल में बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके पहले एनसीईआरटी ने कहा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर्मूला ही स्ट्रक्चर होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला ही स्ट्रक्चर है, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला ही स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं, जैसे बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 और स्ट्रक्चर 2 डायमेंशन में ऐसे हम लोग बनाते हैं। नैप्थलीन ये फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चर में 2 बेंजीन जुड़ी होती हैं। फिजिक्स में 3 डायमेंशनल व्यू हम लोग दिखाते हैं, लेकिन बायोलॉजी में प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4 लेवल या 4 डायमेंशन में हम लोग देखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कौन सी, मतलब जो अमीनो एसिड है उनका सीक्वेंस क्या है, कौन सी पहली, कौन सी दूसरी, कौन सी तीसरी, कौन सी आखिरी है, ये हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर बताता है। और साथ ही पोजिशनल इंफॉर्मेशन, अमीनो एसिड की पोजीशन बताता है। जैसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया में 6ठे नंबर पे बीटा चेन में ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वेलिन, तो 6ठे नंबर पे कौन अमीनो एसिड है, कैसे पता चला, प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में पोजीशन और सीक्वेंस की जानकारी देता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में 2 एंड होते हैं, लेफ्ट एंड को एन टर्मिनल या फर्स्ट अमीनो एसिड कहते हैं, बहुत पूछा गया, और जो राइट एंड उसे सी टर्मिनल या लास्ट अमीनो एसिड कहा जाता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर पोजिशनल इंफॉर्मेशन और सीक्वेंस की जानकारी देता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर को पेप्टाइड बॉन्ड मेंटेन करता है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम एक लाइन, रॉड या थ्रेड के फॉर्म में इमेजिन करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो 2 रूपों में होता है, अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में या बीटा प्लेटेड शीट के फॉर्म में, और ये दोनों स्ट्रक्चर लाइनस पॉलिंग के द्वारा दिए गए थे। प्रोटीन में केवल राइट हैंडेड हेलिक्स ही पाए जाते हैं, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स प्रोटीन में नहीं पाए जाते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करें तो टर्सरी स्ट्रक्चर इज हॉलो वूलन बॉल लाइक, और टर्सरी स्ट्रक्चर हमें 3 डायमेंशनल व्यू देता है, और ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर सभी प्रोटीन में नहीं होता है, ये उन प्रोटीन में पाया जाता है जिनमें एक से ज्यादा सब यूनिट चेन या पॉलीपेप्टाइड होती है। जैसे हीमोग्लोबिन के पास 4 चेन है, 2 अल्फा 2 बीटा, और ये 4 चेन है जो जिनका जो अरेंजमेंट होता है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है। तो ये एक चेन हो गई, ये दूसरी चेन हो गई, 3 4, चारों चेन का अरेंजमेंट क्यूब ऑफ स्फीयर के फॉर्म में या स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर के फॉर्म में, इन्हीं को क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब आते हैं एंजाइम। एंजाइम सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछे भी जाते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, लगभग सारे एंजाइम प्रोटीन है, ये नहीं कह रहे सारे एंजाइम प्रोटीन, लगभग, क्योंकि कुछ ऐसे भी एंजाइम है जो प्रोटीन से नहीं बने। सम एंजाइम आर मेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जैसे राइबोजाइम आरएनए एंजाइम है, 23S आरएनए बैक्टीरिया में राइबोजाइम की तरह काम करता है। अब एंजाइम में प्रोटीन की तरह प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है एंजाइम का, वहां पर कई सारी क्रेविस या पॉकेट बन जाते हैं, और इनमें से कुछ को हम एक्टिव साइट के नाम से जानते हैं। जो एंजाइम होता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है, और यहां पर अगर आप देखें तो एंजाइम को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट पढ़ते हैं, इनमें कई सारे अंतर हैं, लेकिन एक अंतर यहां पर जानना बहुत जरूरी है। जो एंजाइम होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे डिनेचर या डैमेज हो जाते हैं 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, लेकिन जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे अपना काम करते रहते हैं। लेकिन एंजाइम नॉर्मली 40 डिग्री के ऊपर डिनेचर हो गए, डैमेज हो गए, लेकिन थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से, जो कि एक थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म है जो हॉट वेंट और सल्फर स्प्रिंग में पाया जाता है, इस बैक्टीरिया से टैग पॉलीमरेज नाम का एंजाइम निकाला गया, और ये 80-90 डिग्री सेल्सियस पे अपना काम करता रहता है, और इसका यूज हम लोग करते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन या चेंज 2 तरीके के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में चेंज इन शेप एंड चेंज इन स्टेट जैसे, और केमिकल चेंज की बात करें तो यहां पर बॉन्ड बनते हैं या बॉन्ड टूटते हैं।
इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन की बात करें तो यहां पर देखिए सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम हाइड्रोक्साइड के बीच रिएक्शन हुई, जिससे बेरियम सल्फेट और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस के बीच रिएक्शन होने से सॉल्ट और वाटर बन गया। स्टार्च की ग्लूकोज में हाइड्रोलिसिस ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगी। यहां पर ये जो रिएक्शन दिखाई गई है इरिवर्सिबल और ये रिवर्सिबल रिएक्शन आपको दिखाई गई है। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन तो वहां पर हम रेट टर्म यूज करते हो, रेट होता है डेल पी ओवर डेल टी। अब कह रहे हैं कि अगर हम डेल टी को 1 मान ले तो रेट चेंज इन प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन के बराबर है, यानी चेंज इन प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन इन यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो उस केस में वेलोसिटी टर्म का यूज करते हैं, रेट की जगह पर फॉर्मूला वही है डेल पी ओवर डेल टी। अब कह रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन का जो रेट है वो आर है टी डिग्री सेल्सियस पर, रेट को कई सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, हम यहां टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अब कह रहे हैं अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दें तो जो रेट है या तो डबल हो जाएगा या हाफ हो जाएगा, और अगर रेट टेम्परेचर को 10 डिग्री घटा दें तब भी रेट डबल या हाफ हो जाएगा। यानी किसी रिएक्शन का रेट अगर आर है और उसके टेम्परेचर को हम चाहे 10 डिग्री घटाएं या बढ़ाएं, यानी 10 डिग्री अगर चेंज कर दें तो रेट या तो दुगना होगा या आधा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड जनरल रूल ऑफ थम्ब, सर्वमान्य नियम। एंजाइम का काम क्या है? एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन जान लिया है, अब एंजाइम कैसे करता है देख लेते हैं। CO2 वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। बिना किसी एंजाइम के ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, इसमें एक घंटे में 200 मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड के बनते हैं। लेकिन जब इस रिएक्शन में हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का यूज करते हैं, यह एंजाइम आरबीसी के साइटोप्लाज्म और ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, तो इस एंजाइम के द्वारा एक सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड के बनते हैं, यानी रेट 10 मिलियन टाइम्स बढ़ जाता है, 1 करोड़ गुना। दिस इज द पावर ऑफ एंजाइम। कोई भी रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा स्टेप होते हैं उसे हम कहते हैं पाथवे। जैसे ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप होते हैं ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने के दौरान, तो ये मेटाबॉलिक पाथवे है और हर एक स्टेप पे एक एंजाइम चाहिए। लिविंग के अंदर कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं जो बिना एंजाइम के हो सकती हो, हर रिएक्शन के लिए एक एंजाइम की जरूरत है। अब देखो, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, और पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन में होता है। अगर एनारोबिक कंडीशन है तो हमारी स्केलेटल मसल में एक्सरसाइज के दौरान लैक्टिक एसिड बनता है पायरुविक एसिड से एक स्टेप में, और 2 स्टेप में इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल बनता है एनारोबिक कंडीशन में ईस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन करते समय। यानी इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट आर पॉसिबल। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट पॉसिबल है बाई एडिंग 1 और 2 एडिशनल रिएक्शन। एक या 2 रिएक्शन को और ऐड कर दें तो जो एंड प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाता है। हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन एंड नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन? तो एंजाइम रेट को कैसे बढ़ा पाते हैं? देखो, ये रिएक्शन दिखाई गई जहां पर एंजाइम का यूज नहीं है, और इस रिएक्शन में एंजाइम का यूज हुआ है। तो अब जरा यहां पर देखो, ये जो रास्ता आपको दिखाया गया, इस रास्ते के द्वारा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है। सबस्ट्रेट की जो एनर्जी है और जो हाईएस्ट पॉइंट जो है, जो ट्रांजिशन स्टेट, इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो ग्राफ आपको ग्रीन वाला दिखाया गया, ये विदाउट एंजाइम है। जब एंजाइम नहीं है उस कंडीशन में ग्राफ दिखाया गया। जब एंजाइम का यूज किया गया तो ये ग्राफ आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट दोनों में चेंज हो रहा है, लेकिन जब एंजाइम का यूज किया गया तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो गई, रास्ता छोटा हो गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एंजाइम है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजिशन स्टेट एंड सबस्ट्रेट प्रोडक्ट से नहीं लेना है। एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते जिससे रास्ता छोटा हो जाता है, और रास्ता छोटा होने की वजह से टाइम कम लगेगा। टाइम कम लगेगा तो रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि रेट और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। अच्छा, यहां पर प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो कम है, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा। तो सबस्ट्रेट की एनर्जी अगर ज्यादा है तो ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। और अगर यहां पर आप देखें तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, तो इन्हें एंडोथर्मिक या एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन कोई भी हो, एक्टिवेशन एनर्जी तो होगी ही, ट्रांजिशन स्टेट तो होगी ही, और एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम
रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। यही इसका काम हो गया। एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन यानी कैटालिटिक साइकिल। कैटालिटिक साइकिल में स्टेप पूछे जाते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो देखो, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ में एंजाइम की एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट जुड़ता है, ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है। ये ऑब्लिगेटरी फिनोमेनन जरूर बनेगा। ईएस बनने के बाद ईपी कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद एंजाइम और प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एंजाइम कभी भी रिएक्शन में खर्च नहीं होता है, ये नए सबस्ट्रेट से जुड़ के साइकिल को फिर कंटिन्यू करेगा। तो देखिए, कैटालिटिक साइकिल में 4 स्टेप होते हैं। पहला बाइंडिंग, यानी एंजाइम की एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट बाइंड करता है। फिर टाइट बाइंडिंग, जब दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट से कहता है और नजदीक आओ, तो उससे टाइटली जुड़ जाता है। और टाइटली जुड़ने के बाद एंजाइम बॉन्ड ब्रेकिंग या मेकिंग करता है और जिससे प्रोडक्ट बन जाता है, ईपी कॉम्प्लेक्स बन गया और फिर एंजाइम प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है और फिर एंजाइम फिर फ्री हो गया किसी नए सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ये भी खूब पूछा जाता है। 4 फैक्टर आपके सिलेबस में, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड इनहिबिटर, और ये सभी फैक्टर एंजाइम के टर्सरी स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं। और टर्सरी स्ट्रक्चर अगर प्रभावित हो गया तो एक्टिव साइट प्रभावित हो गई, और एक्टिव साइट नहीं होगी तो ईएस नहीं बनेगा, और ईएस तो ऑब्लिगेटरी, वो नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो टेम्परेचर, एंजाइम की अगर हम लोग बात करें तो एंजाइम नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में अपना बढ़िया काम कर पाते हैं। ग्राफ यहां पर आप देख सकते हैं, बेल शेप मिलता है, और बेल शेप में जो सबसे चोटी आपको दिखाई दे रही, ये वो पॉइंट होता है जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच इसे कहते हैं। और पीएच के केस में भी अगर हम लोग देखें तो वहां भी बेल शेप कर्व ही मिलता है, यहां भी बेल शेप कर्व मिलता है। तो टेम्परेचर और पीएच दोनों में जो हाई टेम्परेचर होता है वो एंजाइम एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाती है। लो टेम्परेचर पर एंजाइम प्रिजर्व हो जाते हैं टेम्पोररली इनएक्टिव स्टेट में। इसलिए चीजों को खराब होने से बचाने के लिए हम लोग फ्रिज के अंदर रखते हैं लो टेम्परेचर में, और वहां से अगर हम निकालते हैं तो फिर से वो एक्टिव हो जाएगा। तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की अगर हम बात करें तो यहां पर एक ग्राफ हमारे पास है जो कि हाइपरबोलिक होता है, और यहां पर जो ये मैक्सिमम वेलोसिटी आपको दिखाई गई, ये मैक्सिमम वेलोसिटी, इसके ऊपर वेलोसिटी संभव नहीं है। इसका आधा जो है Vmax/2 कहलाता है, और Vmax/2 जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे मिलता है उसे केएम कहते हैं। केएम इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रिएक्शन अटेन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। केएम जो होता है उसे मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। और फिर आते हैं इनहिबिटर, और यहां से सवाल सबसे ज्यादा आता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एक ही सिलेबस में आपके। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आपको याद करना है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और इस एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है वो सक्सिनेट यानी सक्सिनिक एसिड है, और जो इनहिबिटर हो मेलोनेट या मेलोनिक एसिड है। तो जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिव साइट, उससे जुड़ने के लिए सक्सिनिक एसिड और मेलोनिक एसिड आपस में कंपटीशन करते हैं, और इसलिए इसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के नाम से जाना जाता है। और ऐसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम का नॉमेनक्लेचर हमारे सिलेबस में नहीं है, क्लासिफिकेशन है जो हम लोग पढ़ेंगे। तो एंजाइम आर क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटलाइज। किस तरह की रिएक्शन में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके आधार पे 6 क्लास बनाएगा, और हर क्लास में 4 से 13 सब क्लास हैं। तो और एंजाइम का जो नाम होता है वो 4 डिजिट में लिखा जाता है, 4 डिजिट में नाम लिखा जाता है। जैसे हेक्सोकाइनेज का नाम होता है 2711, याद नहीं करना है, जानने के लिए बताया गया। अब 6 क्लास में पहला ऑक्सीडोरेक्टेज, दूसरा डिहाइड्रोजिनेज, तीसरा हाइड्रोलेज, चौथा लाएज, पांचवा आइसोमरेज और छठा लाइगेज हो जाएगा। ये फंडा है जिससे आप याद कर सकते हैं। पहला ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज, यहां पर आप देखें कि एक एस रिड्यूस फॉर्म में और एस डैश ऑक्सीडाइज है। रिएक्शन के बाद एस ऑक्सीडाइज हो गया और एस डैश रिड्यूस हो गया, यानी रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो, एक का रिडक्शन हो, उस रिएक्शन में जो एंजाइम यूज हो रहा है वो पहले क्लास का होगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज का। दूसरा ट्रांसफेरेज, ट्रांसफेरेज में ग्रुप ट्रांसफर होता है, ये ग्रुप ट्रांसफर कराता है एक सबस्ट्रेट से दूसरे पर, लेकिन ये ग्रुप हाइड्रोजन के अलावा कोई होना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। हाइड्रोलेज, ये बॉन्ड ब्रेकिंग करता, कोई भी बॉन्ड हो, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक एस्टर, ईथर, कोई भी बॉन्ड हो, बॉन्ड की ब्रेकिंग करेगा। और ये हाइड्रोलेज आपने पढ़े लाइसोसोम के अंदर, डे 1।
लाइज की बात हम लोग करते हैं तो लाइज क्या करता है कि ये जब ग्रुप को रिमूव करता है इस तरीके से कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाता है, यानी ये सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बना देता है। आइसोमेरेज इंटर कन्वर्जन करता है, आइसोमेराइजेशन कराता है, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का बनना। एंड लाइगेज या सिंथेटेज ये बॉन्ड लिंकिंग, बॉन्ड जोड़ता है कार्बन सल्फर, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, फास्फोरस ऑक्सीजन। लास्ट टॉपिक इज कोफैक्टर, और यहां से एंजाइम टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो कोफैक्टर है क्या? दिस इज नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम? होलो एंजाइम, क्योंकि हर एंजाइम के पास कोफैक्टर नहीं होते हैं। नॉर्मली एंजाइम की बात करें तो नॉर्मल एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम हैं जिनमें प्रोटीन पार्ट के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ऐसे एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं, कंप्लीट एंजाइम। इनके प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। और कोफैक्टर तीन तरह के, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयन। तो इतनी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। कोफैक्टर तीन तरीके के आपके सामने। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये टाइटली या फर्मली बाइंड करते हैं एपो एंजाइम के साथ। एग्जाम्पल, हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोफैक्टर, और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम कैटलेज और पेरोक्सीडेज में। साथ ही खास बात एक और है कि हीम कैटलेज और पेरोक्सीडेज में एक्टिव साइट की रूप में भी काम करता है, एक्टिव साइट का भी पार्ट होता है। और ये जो कैटलेज और पेरोक्सीडेज है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, को एंजाइम। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन ये एपो एंजाइम के साथ ट्रांजिएंटली बाइंडिंग करते हैं, बहुत कम समय के लिए, केवल कैटलिसिस के दौरान। ये कैटलिस पेरोक्सीडेज वाला पॉइंट है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ऑल कोएंजाइम आर कोफैक्टर, बट ऑल कोफैक्टर आर नॉट कोएंजाइम, क्योंकि कुछ कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप, कुछ मेटल आयन भी है। कोएंजाइम सर्व एज कोफैक्टर इन डिफरेंट एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन। एक ही कोएंजाइम अलग अलग समय में अलग अलग रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि ट्रांजिएंट बाइंडिंग करता है। विटामिन्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम, जैसे NAD एंड NADP, ये दोनों हो गए कोएंजाइम, कोफैक्टर, और इनमें विटामिन नियासिन पाया जाता है। तो NAD एंड NADP दीज आर द को एंजाइम या कोफैक्टर। तीसरा है हमारे पास मेटल आयन। मेटल आयन की बात करें तो मेटल आयन जो होते हैं बेटा वो इनऑर्गेनिक होते हैं, और मेटल आयन आप देखो तो ये एपो एंजाइम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है और सबस्ट्रेट के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। मेटल आयन में सिंगल एग्जांपल हमारे पास है जिंक। ठीक है, जिंक मेटल आयन भी है और कोफैक्टर भी है। हर मेटल आयन यहां पर जिंक की अगर हम बात करते हैं तो जिंक मेटल आयन भी है और कोफैक्टर भी है, और ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज नाम के एंजाइम का पार्ट होता है। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखें तो कोफैक्टर के नाम आपको याद करने, हीम जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप है, NAD NADP जो कि कोएंजाइम है, और जिंक मेटल आयन, ये चार कोफैक्टर आपके सिलेबस में है। और कैटेगरी आप देखें तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयन, तीन कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया। ठीक है, और अगले मतलब जो डे 4 होगा उसमें आपका टेस्ट होगा, रेवोल्यूशन टेस्ट सीरीज अगला टेस्ट, और फिर डे 5 जो होगा उसमें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन अगला चैप्टर हम लोग लेके आएंगे। अगर कोई सजेशन आपका है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।